Good morning. Class, how are you? Hope you are doing well. Today we are starting with chapter 5, activity 5.3. Very good. Osmosis with an egg. Remove the shell of an egg. एग का ऊपर का जो शेल होता है ना, वाइट कलर का, वो हटा दो. बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के रखोगे तो वो अपने आप निकल जाएगा. द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट. जो ऊपर का वाइट कलर का जो उसका शेल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग. अभी भी एग के ऊपर एक पतली सी स्किन लगी पड़ी होगी कैल्शियम कार्बोनेट के हट जाने के बाद भी. पुट द एग इन ए प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 minutes. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस. तो एग को डायरेक्टली आप पानी में रखोगे ना तो एग फूलेगा नहीं. क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऊपर का कवर है वो पानी को अंदर जाने नहीं देगा. अभी वो इतना बारीक होता है कि थोड़ा सा टक करोगे तो टूट जाएगा, है ना. तो ऊपर का कवर हटाना है तो क्या करोगे कि अंडे को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो तो ऊपर का कवर हट जाएगा. पतली सी स्किन जैसी होगी वो उसको संभाल के रखेगी. अभी उसको फ्रेश वाटर में रखोगे तो वो फूल जाएगा. तो पहले पानी अंदर नहीं जा पा रहा था, अब पानी अंदर जा पा रहा है. प्लेस अ सिमिलर डी-शेल्ड एग इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. अभी इसी तरह का डी-शेल्ड मतलब ऊपर से हटाया हुआ कवर, उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो, नमक वाले पानी में. द एग श्रिंक्स. एग जो है पानी में डाला तो फूल गया था, नमक वाले पानी में डाला तो सिकुड़ गया. क्या हुआ कि अंडे के अंदर जो पानी था ना वो नमक में चला गया, बाहर चला गया एग में से, इसीलिए तो अंडा श्रिंक हो गया, पिचक गया. बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये दो एक्टिविटी है. नाउ यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. तो हमें पता है कि प्लांट्स पानी कहाँ से पीते हैं? रूट में से. रूट बाहर से पानी ज़मीन में से खींचते हैं. कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से. कि ज़मीन का पानी रूट ने चूसा, रूट का पानी स्टेम में गया, स्टेम का ब्रांचेस में गया और ब्रांचेस का लीव्स में गया. Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. तो जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ऑस्मोसिस, पानी का आदान प्रदान, लेना या देना, और गैसेस, हवा जो होती है उसमें से गैसेस को लेना या देना. तो पानी और हवा का आदान प्रदान करना ही सेल की लाइफ का इम्पोर्टेंट फंक्शन है. हाउएवर different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. तो साथ साथ दूसरे भी आयोन्स जो होते हैं वो भी अंदर या अंदर से बाहर आ सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन से और लिपिड से. However, we can observe the structure of a plasma membrane only through an electron microscope. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको देखना है तो किस में से दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment.
तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? जिसको आप बैंड कर सकते हो, बैंड है तो सीधा कर सकते हो, खींच सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें। तो सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एनगल्फ का मतलब क्या कि ये मान लो कोई खाना है, ठीक है, ये मेरी स्किन है, राइट, तो ये स्किन क्या होगी, ऐसे फैलेगी, फ्लेक्सिबल होके एनगल्फ हो गया ये खाना, ठीक है। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ये प्रोसेस जो है, खाने के आजू बाजू में खाना बीच में आ जाएगा, फिर स्किन बंद हो जाएगी, ये अमीबा में होता है ख़ास तौर पर, और इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस, और अमीबा जो है वो अपना खाना इस प्रोसेस के थ्रू में लेता है आजू बाजू के इन्वायरमेंट से। अब बात करते हैं सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, अब सेल में क्या होता है, सेल की वॉल, बाउंड्री। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके अंदर होती है अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही है, साथ साथ एक रिजिड वॉल भी होती है जो उसको बचाए रखती है सेल को, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पर देखो एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन वहाँ से निकलता है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, किससे? कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ट्रू और फॉल्स में भी पूछूंगा, इसीलिए मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। फिर आप बोलोगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन निकाला। सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, अभी तो बोला था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, उसमें तो वो देखी जाती है, लिपिड और प्रोटीन। सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तुम्हारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है, तुम्हारी हड्डियाँ। इंसान के बॉडी में से हड्डी निकाल दो तो पूरा लोचा बन के गिर जाएगा नीचे, है ना। हड्डियाँ ही है जो उसको स्ट्रेंथ दे के रखती है, स्ट्रेंथ। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब एक जिंदा सेल पानी को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। देखो ये फैला फूला हुआ सेल है, अगर ये पानी दे देगा तो ये सिकुड़ जाएगा, है ना। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी दे दिया तो सेल सिकुड़ जाएगा, तो अंदर के जो कंपोनेंट्स थे वो एकदम एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। This phenomenon is known as plasmolysis. We can observe this phenomenon by perform the following activity. Again activity है, mount the peel of a rayuole leaf in water on a slide and examine the cells under the high microscope. Note the small green granules called the chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf of the slide and wait for a minute and observe under the microscope. What do you observe? Now place some rayuole leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cells. Then mount one of the leaf on a slide and observe it under a microscope. Put the strong solution of sugar or salt on the mounted leaf.
of the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur now or not? तो पहले हमने क्या किया कि एक जिंदा लीफ था, उसको हमने उसके स्लाइड के ऊपर रखा और उसके ऊपर हमने डाला सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या किया, एक खौलता हुआ पानी लिया और उसके अंदर लीफ को डाल दिया। अब खौलते हुए गरम पानी में जब लीफ जाएगा तो उसके सेल्स मर जाएंगे। फिर उसी लीफ के ऊपर हमने सॉल्यूशन डाला सॉल्ट का और शुगर का, तो कुछ एक्सचेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेल डेड हो चुके हैं। मरा हुआ सेल ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। पहला जो लीफ था उसके अंदर सेल जो था वो जिंदा था, है ना। उसके ऊपर सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कुछ एक्सचेंज करेगा, या तो पानी लेगा या तो देगा। डेड सेल कुछ नहीं करेगा। सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट द डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो जो सेल जिंदा है वो ही पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो डेड हो चुके हैं सेल वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। तो प्लांट सेल, फंगी सेल जो सेल वॉल होती है वो उसके सामने टिकने में मदद करती है, ठीक है, और सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। आगे आ गया है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और तीसरा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तीन थे। अब ये मत पूछो क्या था, वो तुमने पढ़ा नहीं इसलिए तुम्हें नहीं पता है। दो इन्वायरमेंट होती है, अंदर की इन्वायरमेंट और बाहर की इन्वायरमेंट, उसके रिलेटेड है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर टू लोअर। तो जब बाहर की हायर होगी तो एक किस्म का होगा, बाहर की और अंदर की दोनों सेम होगी तो एक किस्म का होगा, और बाहर की कम और अंदर की ज़्यादा होगी तो तीसरे किस्म का होगा। अभी वो तुम्हें याद रखना है क्या है वो। The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है। तो जिसके अंदर सेल वॉल होती है, इसीलिए तो आप देखो प्लांट जो है वो सर्दियों में भी बाहर, गर्मियों में भी बाहर और रेनी सीज़न में भी बाहर। तो उनकी जो सेल वॉल है वो उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट के साथ टिकने में मदद करती है। हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हमें स्वेटर पहनना पड़ता है, गर्मी में पंखा चलाना पड़ता है, बारिश में छाता रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, उनके अंदर सेल वॉल है। न्यूक्लियस की बात करते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ एन ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल। Why? What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put an iodine solution on the pill, did each cell get evenly colored? Nahi. According to their chemical composition, different regions of the cell get colored differently. अभी जब हमने ऑनियन की पील को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो क्यों डाला? क्योंकि उसके अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो आयोडीन के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। पूरे का पूरा ब्लू नहीं हो जाएगा, ओनली जो न्यूक्लियस है वही ब्लू होगा, ताकि तुम्हें पता चले कि इस पूरी पिल में सेल का न्यूक्लियस कहाँ पर है। वो ब्लू ब्लू डॉट डॉट। Some regions appear darker than the other regions. Apart from iodine solution, we can also use saffronin solution. ज़रूर नहीं है कि सिर्फ हम आयोडीन सॉल्यूशन ही यूज़ करें, हम लोग सैफ्रानिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वन लाइन में पूछेंगे, विच अदर केमिकल वी कैन यूज़ अपार्ट फ्रॉम आयोडीन? सैफ्रानिन।
और मिथिलिन ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मिथिलिन ब्लू एक कोई भावनगर का आदमी था, उसने ट्राई किया था कि मिथिलिन ब्लू वाला पानी पियोगे तो कोरोना से तुम्हें बहुत रक्षा मिलेगी। मिथिलिन ब्लू करके सॉल्यूशन आता है, उसका 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल दो और वो पानी आप पियो फिर, तो आपको कोरोना नहीं होगा, और हो गया होगा तो वो मिटने में मदद करेगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी टीवी पे या व्हाट्सएप पे दिखता है सबके ऊपर आंख बंद के भरोसा क्यों? क्योंकि सबको ऐसा है कि मैं भी कुछ व्हाट्सएप पे डालूँ, लोग देखें, राइट। तो कभी कभी हम गलत न्यूज़ भी डाल देते हैं, तो सब कुछ जो भी हम पढ़ते हैं वो सही नहीं होता है। जैसे कैसे बोलते थे कि 2000 की नोट में चिप लगी हुई है, जहाँ पर भी होगी तो पता चल जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें, राइट। ओके, एक और एक्टिविटी है। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर डबल लेयर होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी कितनी मेम्ब्रेन हो गई टोटल? देखो, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल हो गई, एक न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk in section 5.2.4. The nucleus contains chromosomes. nucleus के अंदर क्या होता है? chromosomes होते हैं, which are visible as rod shaped structure. rod shape मतलब लंबे, right? Only when the cell is about to divide, जो सेल होता है वो जब डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लंबे रोड के जैसे शेप में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ए डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना, इसकी शक्ल तो इसके दादा जैसी है पूरी, इसकी आवाज़ इसके मामा जैसी है पूरी। कभी कभी पूरी शक्ल नहीं मिलती, सिर्फ नाक ही मिलती है। इसका नाक बिल्कुल इसकी मम्मी जैसा है, इसकी आंखें बिल्कुल इसके पप्पा जैसी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पप्पा का जो डीएनए था और हमारा जो डीएनए था, राइट, वो डीएनए ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कॉपी किया, सारे के सारे कैरेक्टर को कॉपी नहीं किया। अभी देखो, एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं। जैसे मेरा एक पेपर है, उसको मैंने जेरोक्स किया, राइट, ए कैपिटल लिखा था, राइट, और जब मैं जेरोक्स निकालूंगा तो कभी ऐसा हो जाएगा कि ए जो कैपिटल लिखा था वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। चाहे मैं 1 कॉपी निकालूं या 1000 कॉपी निकालूं, कोई फ़र्क आएगा? एक पेपर की मैंने 1000 जेरोक्स की है तो क्या कोई फ़र्क आएगा? लिखावट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, कोई लाइट कॉपी आएगी, कोई थोड़ी डार्क कॉपी आएगी, ये हो सकता है ना। तो हम एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, 3 भाई बहन होते हैं, या तीनों भाई होते हैं, या तीनों बहनें होती हैं मान लो, तो तीनों की शक्ल एक जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों के पेरेंट्स तो सेम ही हैं, तो शक्ल क्यों अलग अलग आ गई? शक्ल और हमारा बिहेवियर भी अलग होता है। कोई बोलते हैं नहीं तो बिल्कुल अपने पापा की तरह ठंडा है, ये अपनी मम्मी की तरह गुस्से वाली है, ये ना गुस्सा करती है, ये ना वो करती है। तो कैरेक्टर भी हम कहाँ से कॉपी करते हैं? डीएनए। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए में पूरा सॉफ्टवेयर छुपा हुआ होता है, हमारा नहीं, प्लांट का भी, एनिमल्स का भी। इसीलिए तो देखो, बाघ का बेटा जो होगा ना वो बाघ के जैसा ही होगा, बकरी के जैसा नहीं होगा, है ना। मैंगो का प्लांट जो होगा, मैंगो में से निकलेगा तो उसका लीफ उसके जैसा ही होगा, जाम्बू के जैसा उसका लीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सीड के अंदर डीएनए जो उसका है उसके अंदर सॉफ्टवेयर में छुपा हुआ है कि इसमें से मैंगो ही निकलेगा। देखो, यहाँ पर मिर्च लगा रखी है तुमने, यहाँ पर शुगर केन लगा रखी है।
खेत एक ही है, ज़मीन एक ही है, किसान एक ही है, पानी भी वही एक देते हो, खाद भी एक ही डालते हो, तो शुगर केन जो वो मीठी क्यों हो जाती है और मिर्च जो है वो तीखी क्यों हो जाती है? क्यों उल्टा नहीं हो जाता? मिर्ची जो है वो शुगर केन की तरह लंबी हो जाए, शुगर केन मिर्ची के जैसी राउंड शेप में हो जाए, उसका स्वाद इसमें चला जाए और इसका स्वाद इसमें चला जाए। ऐसा नहीं होता है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बीज होता है उसके अंदर छुपा, आप खोल के देखोगे ना, दुनिया के किसी साइंटिस्ट को पता नहीं चलता है कि बीज के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है। बीज के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है कि भाई इसको जब ज़मीन में डालोगे, पानी और मिट्टी मिलेगा और ये ग्रो होगा तो आम ही बनेगा इसमें से। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखा है कि पहले मिर्च इतनी आती थी, अभी मिर्च इतनी बड़ी आने लगी है, कलरफुल भी आने लगी है ना? हरी मिर्च आती है, येलो आती है, लाल आती है। अभी मान लो फ्यूचर में आपको मन किया मेरे को मिर्च खानी है लेकिन ब्लू कलर की होनी चाहिए, तो पॉसिबल है? फ्यूचर में आएगा। आप पूछोगे ना मिर्च दो, कौन से कलर की दूँ, तो ब्लू कलर की भी आएगी, लवेंडर कलर की भी आएगी, आएगा। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं? मशीन का चेंजेस करके नया मशीन बनाते हैं। उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जीन्स को स्टडी करते हैं कि ये मिर्च तीखी है तो इसमें ऐसा कौन सा जीन है जो, ये 10th में भी आएगा आपको, है ना, कि इसके अंदर ऐसा कौन सा जीन है जो उसको तीखा स्वाद देने के लिए जवाबदार है। तो अगर उस जीन को निकाल लो तो मिर्ची तो बनेगी, ग्रीन कलर की भी होगी, टेस्ट भी आएगा, लेकिन तीखा नहीं होगा, राइट? अभी उस मिर्ची के सीड के अंदर एक जीन ऐसा है जो उसको रेड कलर देता है, तो अभी मुझे वो जीन निकाल के दूसरा जीन उसके अंदर डालना है ताकि नया मिर्च जो आएगा वो ब्लू कलर का होगा। सो दिस इज़ पॉसिबल, राइट? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी ये बहुत कुछ चल रहा है। अभी ये जो वायरस निकला ना हमारा कोरोना वायरस, ये माना ये जाता है कि उन्होंने चमगादड़, चाइना में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इंसान ना खाता हो। चाइना वाले, आप उसको सांप दो सांप खा जाएंगे, बिच्छू दो बिच्छू खा जाएंगे, चूहा दो चूहा खा जाएंगे। सोचो, ऐसा एक भी जानवर नहीं है जो नहीं खा सकते। कछुए को भी खा जाते हैं, जिसको देख के तुम्हें वो होती है वो उसको भी खा जाते हैं। चमगादड़ को उसकी लार जो निकलती है। एक और बात बताता हूँ, लोगों में जिसको बोलते हैं ना कुछ नया नया करने की, एक कंट्री है शायद, वहाँ की एक कॉफ़ी है और उस कॉफ़ी का कीमत कितना है पता है? $5,000। मान लो 5,000 रुपये गिन लेते हैं हम लोग, तो कॉफ़ी में ऐसा क्या डाला उसने कि 5,000 की हो गई? पता है वो क्या करते हैं? कॉफ़ी जो नॉर्मल कॉफ़ी उगती है ना, उसके बीज ले लेते हैं, उसके बीज को एक जानवर को खिलाते हैं। एक जानवर है चूहे से थोड़ा बड़ा, आप कभी नेट पे सर्च करना हो तो कर लेना, मिल जाएगा आपको ये देखने, अजीब व गरीब लोग, है ना। तो वो कॉफ़ी का सीड जो है ना उस जानवर को खिलाते हैं। अब उसकी ये खासियत है कि जब वो सीड निकल जाएगा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता सीड को, और जब वो जानवर पोटी करता है तो वो कॉफ़ी का सीड जो होता है ना पोटी में पूरे का पूरा निकल जाता है, राइट। फिर उसको वो धो के फिर उसकी कॉफ़ी बनाते हैं और उसके $5,000। सोचो, आप नेट पे सर्च करना आपको पता चलेगा। हाँ हाँ,
ऐसे लोग कॉफ़ी पीते हैं और उसके $5,000 भी देते हैं। हम लोगों को पता भी चले कि इसके बाजू में से चूहा निकल गया है तो भी हम वो कॉफ़ी फेंक दें। ये तो उसके बीज को खिलाते हैं उसको, और वो पोटी करता है तो उसमें से निकाल के धो के फिर उसकी कॉफ़ी बनाते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि उसमें गज़ब का टेस्ट आ जाता है। तो पागल लोगों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। नहीं, उन लोगों ने पाल रखे हैं ऐसे जानवर। मैं क्या बोलता हूँ, खाने के लिए तो लोग इतने पागल हैं ना, बस पूछो मत। नहीं, वो कॉफ़ी नहीं, नॉर्मल अपनी नॉर्मल जो प्लांट में उगते हैं ना, उसमें वो नहीं है। ये तो कुछ अलग करने की बात होती है ना लोगों की। वो मैं अगर होगा तो कल दिखाऊंगा आपको सर्च करके, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, मैंने बोला कि मिर्ची का लाल कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, उसकी हाइट। अभी देखो एक डेट्स आती है, खजूर सीडलेस, उसके अंदर सीड नहीं होता है, तो वो कैसे, बीज के बगैर तो उगेगी नहीं। लोगों को खजूर खानी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि जब भी हम खाते थे तो उसका ठड़िया आता है। अब उसको ठड़िए को कहाँ फेंके हम, तो क्यों ना ऐसी खजूर बनाई जाए जिसके अंदर बीज ही ना निकले, सिर्फ चबा के खा जाओ बस, है ना। उस तरह से सीताफल है, मान लो सीताफल में कितने बीज निकलते हैं। सीताफल खाने का अच्छा लगता है सबको, मीठा ने अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसकी कि उसको खाएं कैसे। सीताफल को आपने खाया है? सीताफल कैसे खाते हो? क्या है? सीताफल का पेड़ है, कैसे खाता है तुम? जूस निकाल के? बीज कैसे? नहीं, सीताफल कैसे खाता है तुम? डायरेक्ट मुंह से बटका भर लेता है? धो के खाता है? तो मतलब खाता कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ तुझे। एप्पल को तो कैसे हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि उसकी स्किन को फेंकना नहीं होता है, बीज आएगा वो बीज ही फेंकना होगा। लेकिन सीताफल का ऊपर का कवर तो आप नहीं खा सकते, तो कैसे खाएगा तू? यही तो पूछ रहा हूँ। सीताफल जब पक जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको हाथ से दबा के उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, फिर चम्मच से उसको निकालते हैं। अंडरस्टूड? चम्मच से उसको निकाल के फिर खाते हैं। डायरेक्टली उसको मुंह में नहीं लगा सकते आप, राइट? तो अभी सीताफल खाना है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर बीज बहुत सारे हैं। तो क्यों ना ऐसी कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग करें कि उसमें बीज ना आए, सिर्फ अंदर का पल्प ही आए। तो फ्यूचर में ऐसे सीताफल भी आएंगे। ड्रैगन फ्रूट पहले सिर्फ चाइना में उगता था, क्यों? क्योंकि वहाँ का सॉइल इस तरह का है, यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं उगता। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले चाइना का सॉइल लो और अपना सॉइल लो और दोनों को टेस्ट करो, तो पता चलेगा कि चाइना के सॉइल में सल्फ़र इतने % है, अपने सॉइल में सल्फ़र इतने % है, चलो सल्फ़र डालो। इसके सॉइल में फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं है, अपने सॉइल में 20% फॉस्फोरस, तो ऐसा कोई केमिकल डालो कोई फॉस्फोरस निकाल दे, तो चलो ऐसा भी डाला तो फॉस्फोरस निकल गया। अभी हमारा सॉइल और चाइना का सॉइल बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब उसमें ड्रैगन फ्रूट के सीड डालो तो उगेगा। कश्मीर में ही उगते हैं सेब, ज़्यादातर एप्पल, और अपने यहाँ पर भी एप्पल उगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। तो उसकी ज़मीन का सॉइल टेस्ट करो, अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्ट करो, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दो, जो डालना है वो डाल दो। तो हमारे यहाँ पर भी एप्पल कैसे उगेंगे? कश्मीर जैसे। तो ये जो इंजीनियरिंग है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जीन्स में से क्या निकालना है, क्या डालना है। अगर ऐसा आ गया अभी, तो फ्यूचर में आप सोचोगे, राइट, कि आई वॉन्ट ए चाइल्ड विथ आइज़ लाइक ऐश्वर्या राय,
हेयर लाइक ऋतिक रोशन, फेस लाइक टाइगर श्रॉफ। तो इस तरह के जीन्स आपको मिलेंगे। ब्लड बैंक कैसे है? ब्लड बैंक में क्या होता है? नॉर्मल बैंक में क्या होता है? पैसे डालने जाते हो, पैसे निकालने जाते हो। ब्लड बैंक में क्या होता है कि आपको ओ पॉजिटिव चाहिए तो लेकिन कोई एक ब्लड की बोतल जमा करनी पड़ेगी, तब आपको दूसरी सामने से जो चाहिए वो मिलेगी। ब्लड बैंक के बारे में पता है आप लोगों को? क्या होती है ब्लड बैंक? कि बाय चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी कुछ जो होते हैं ना सेवाभावी लोग होते हैं कि भाई मैं जाके ब्लड डोनेट करके आ गया, राइट। ब्लड डोनेट करते तो हमारा कुछ जाता नहीं है, उल्टे के हम हेल्दी हो जाते हैं। तो साल में एक आध बार हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, एक बोतल खून निकाल के ब्लड में बैंक में जमा रहेगा। अभी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका खून बहुत सारा बह गया, तो उसको खून कहाँ से मिलेगा? तो वो ब्लड बैंक में से खून ले आएगा, ठीक है, और उसको चढ़ाया जाएगा। मान लो तो ब्लड बैंक में से खून ले लिया तो वहाँ तो खाली हो गया ना। तो ब्लड बैंक में ऐसा होता है कि तुम्हें कोई भी एक ग्रुप का ब्लड उसमें जमा करवाना पड़ता है। तुमने वो बी पॉजिटिव लिया, ठीक है, बी पॉजिटिव चाहिए, ले लिया, लेकिन आपको सामने जमा कराना पड़ेगा कि भाई मेरा ओ पॉजिटिव है तो ये मेरा ओ पॉजिटिव ले, ताकि कोई और आएगा जिसको ओ पॉजिटिव चाहिए तो मेरा काम आ जाएगा, राइट। तो जैसे ये ब्लड बैंक होती है, पैसों की बैंक होती है, उसी तरह फ्यूचर में ये चाइना वाले जो रिसर्च ने ये कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पूरी कंट्री के लोग जो है ना, अभी देखो कभी आप बासी खाना खा लेते हो तो क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो चाइना वाला ये चाहता है कि मेरी कंट्री का सिर्फ आर्मी नहीं, सारे के सारे लोग इतने मजबूत होना कि उसको कुछ भी खिलाए तो वो बीमार ना पड़े। इसीलिए ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि चूहा मिल गया तो चूहा खा लिया, सांप मिल गया तो सांप खा लिया, मगर मिल गया तो मगर खा लिया, मछली मिल गई मछली खा ली। दूसरों को खिलाओगे तो बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सबकी बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग बनती जाती है। अब सोचो किसी कंट्री के सारे लोग इतने मजबूत हैं तो वो देश कितना वो हो जाएगा मजबूत। हमारे यहाँ तो सिर्फ हमारी आर्मी मजबूत होती है, बाकी सब लोग मजबूत नहीं होते हैं इतने, है ना। तो डीएनए ये सब चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे कैरेक्टर्स, गुस्सा आना, स्किन का गोरा होना, इन सब के पीछे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा स्वभाव, इसके पीछे कारण कौन होता है? डीएनए जो है एक सॉफ्टवेयर है हमारी बॉडी का। अगर आपने पिक्चर ले ली है कोई भी तिरंगा, सीडी में डाली, तो स्क्रीन के ऊपर कौन सी पिक्चर दिखेगी? तिरंगा ही दिखेगी ना। क्योंकि उसके अंदर सीडी में पिक्चर वही है। आपने कभी ऐसा सोचा किया कि भाई तिरंगा पिक्चर लगाई है और स्क्रीन के ऊपर मेरे को बॉर्डर दिख रही है? ऐसा होता है? होता है। कब? जब सीडी के ऊपर का स्ट्रक्चर अलग मिस्टेक से लग जाता है। उसके अंदर मूवी एक होती है लेकिन गलती से कोई नाम दूसरा लिख देता है, तुम्हें लगेगा अरे ये तो बॉर्डर पिक्चर है, लगाते हैं तो अंदर से कोई और पिक्चर निकलती है। तो ये मिस्टेक से हो जाता है। उसी तरह मिस्टेक डीएनए में हो जाती है तो क्या होता है कि 5 के बदले 6 उंगलियां हो जाती है ना। किसी किसी के यहाँ कान जो है, अभी देखो हमारे कान जो यहाँ जुड़े हुए हैं, किसी के कान जो है ना वो अलग होते हैं, यहाँ से थोड़े से कट होता है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर है, मैं पूछूंगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ है प्रोटीन का।
DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing the cell. Functional segments of DNA are called genes. जो फंक्शन पार्ट करता है DNA का उसको हम बोलते हैं जीन्स, पहनने वाली नहीं. In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. देखो क्या कहते हैं, इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं होता है, एक में से दो नहीं होते, वहाँ पर ये क्रोमोसोम क्या बन के पड़ा रहता है, क्रोमेटिन मटेरियल बन के पड़ा रहता है. DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. धागे जैसे, ऐसे लगता है धागे पड़े हैं कहीं पर. Whenever the cell is about to divide, जब सेल एक में से दो होने वाला होता है, डिवाइड होने वाला होता है, the chromatin material gets organized into chromosomes. अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है ना, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है, और यहाँ पर एंड के ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है. अभी जब ये क्रोमोसोम नहीं होता तो ये सिर्फ ऐसे थ्रेड के फॉर्म में ही पड़े रहते हैं. क्यों? क्योंकि अभी ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है, एक में से दो होने वाले होते हैं, तब ये सीधे जो थ्रेड है ना वो एक्स बन जाएंगे. ये फर्क है. जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे थ्रेड धागे जैसे पड़े रहते हैं. जब ये सेल डिवाइड होता है तब ये एक्स के फॉर्म में हो जाते हैं. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एक्स के फॉर्म में आ जाता है. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. Cellular reproduction मतलब एक सेल में से दो, दो में से चार, इसको बोलते हैं सेल रिप्रोडक्शन. तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है. The process by which a single cell divides and forms two new cells, it plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो जब वो सेल मैच्योर हो जाएगा तब वो गुस्से वाला होगा, नहीं होगा, तीखा पसंद करने वाला होगा या मीठा पसंद करने वाला होगा. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो न्यूक्लियस रोल प्ले करता है. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. तो कुछ जानवरों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो पुअरली डेवलप्ड होती है. पुअरली डेवलप्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये हमने पक्की दीवार की बाउंड्री बना रखी है, तो जो बताती है कि ये स्कूल के बाहर का भाग है, ये स्कूल के अंदर का भाग है. अभी मान लो ये पक्की दीवार ना बनाई और मैंने सिर्फ कांटों के वो तार आते हैं ना, वायर, वो लगा दिए, तब भी ये डिवाइड तो करेगा. ये स्कूल के बाहर का पार्ट है, ये स्कूल के अंदर का पार्ट है, लेकिन बाहर का कचरा अंदर आ सकता है, अंदर की चीज़ें बाहर जा सकती हैं, है ना. तो वो पुअरली डेवलप्ड है. हमारी वॉल तो है जो पता लगाती है सेल के अंदर का भाग है, ये सेल के बाहर का भाग है. उसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जब कुछ जानवरों में पुअरली डेवलप्ड होती है, पुअरली मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, such an undefined nuclear region contains only the nucleic acid is called the nucleoid. इस तरह की जो न्यूक्लियर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को ही रखती है. Such organisms whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotes. तो जो जानवर, जो ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो या तो होती ही नहीं है या पुअरली डेवलप्ड होती है,
उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट्स का मतलब कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। Organisms with the cells having a nuclear membrane are called eukaryotes। तो जो ऐसे जानवर जिनकी सेल वॉल न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से होती है, पक्की दीवार के जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। तो आज हमने देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in the eukaryotic cells. Many of the functions of such organelles are also performed by purely organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with the plastids as in the eukaryotic cell. यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं, लेसन फिनिश नहीं होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म कल देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन से होते हैं वो सब कल देखेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।